मक्खन मारकर सब्जी बनाने वाली बहू। हर घर की रसोई में कोई न कोई बहू होती है जो या तो नमक ज्यादा डाल देती है या मिर्च कम। लेकिन आज की हमारी कहानी की बहू कुछ अलग है। ये सब्जी नहीं बनाती, मक्खन मारती है। जी हाँ, मक्खन मारकर सब्जी बनाने वाली बहू की कहानी है ये। अरे ओ राधा, जरा जल्दी आ, तेरी बनाई सब्जी फिर से तैर रही है तेल में। मम्मी जी, तेल नहीं है, मक्खन है। हे राम, कितना मक्खन डाल दिया सब्जी में। तू तो ऐसे सब्जी बनाती है जैसे राजा की यहाँ बावर्ची हो। बड़ी मुश्किल से मक्खन निकाल कर रखती हूँ, लेकिन तू है कि सब्जी में डाल डाल कर उसे खत्म कर देती है। कल को ब्याह कर सासरे जाएगी ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अब जानती हो ना माँ, मुझे मक्खन कितना पसंद है। मेरा बस चले ना तो सब्जी को छोड़कर हर चीज में मक्खन डाल दूं। दूध में, जूस में, दही में, यहाँ तक कि मक्खन में भी। अरे बस कर, और ऐसे अजीबोगरीब चीज बोलेगी ना तो मुझसे कहीं उल्टी ना हो जाए। और सुनिए जी, आप इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना, तो कोई ऐसा लड़का ढूंढिएगा जो दूध वाला हो या जिनका डेयरी का काम हो, क्योंकि इस मैडम को तो मक्खन मार कर सब्जी खानी होती है ना। तुम भी ना कमला, बस मेरी बिटिया के पीछे पड़ी रहती हो। देखना, मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा राजकुमार लड़का ढूंढूंगा जिसके यहाँ इसे किसी चीज की कमी नहीं होगी, और फिर तेरा जितना मन करे उतना मक्खन खाना। देखा, मेरे पापा कितने अच्छे हैं माँ। अच्छा बस बस, अब तू मक्खन मत मार। कमला, मैं पंडित जी से मिलकर आता हूँ। वो कह रहे थे कि कोई अच्छा सा रिश्ता है अपनी राधा के लिए। ऐसा कहकर जगदीश कुमार पंडित जी से मिलने मंदिर जाते हैं। राम राम पंडित जी। अरे जगदीश जी, आइए आइए। वो आपने बताया था ना अपनी राधा के लिए। अच्छा हाँ, बहुत बड़ा घर है, लड़का सुना है एयर इंडिया की फ्लाइट में काम करता है, और इकलौता लड़का है अपने परिवार का, तो राधा बिटिया खुश रहेगी वहाँ। अरे वाह, तो आप बात आगे बढ़ाइए ना। पंडित जी ने बात आगे बढ़ाई और कुछ दिनों बाद राधा की विदाई हो गई, जहाँ उसकी माँ विदाई के वक्त 2 हांडी भरकर मक्खन देती है। तेरी गरीब माँ अपनी बेटी को क्या ही दे सकती है, ये मक्खन ले जा, तुझे पसंद है ना। माँ, अब तो मुझे यूँ रुलाकर मेरा मेकअप खराब करवाओगी क्या? और आप दोनों अपना ध्यान रखना। राधा विदा होकर ससुराल चली आती है, जहाँ उसकी सास उसका स्वागत करती है, जो कि बड़ी ही कंजूस होती है। राधा के हाथों में 2-2 मक्खन की हांडी देखकर वो खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सारा मक्खन, ला बहू मुझे दे, मैं अंदर फ्रिज में रख देती हूँ। है, ये तो मैं मेरे लिए लाई थी ताकि सब्जी में डालकर खा सकूं। सोचा था इसे अपने कमरे में रखूंगी, लेकिन अब माँ जी को नहीं दूंगी तो वो सोचेंगी कैसी बहू आई है। राधा अपने मन पर पत्थर रखते हुए वो हांडी अपनी सास को दे देती है। वाह वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे सरोजनी बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है, पहले उसका गृह प्रवेश तो कर ले। अपने पति के कहने पर सास उसका गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद कुछ रस्में होने पर राधा अपने कमरे में चली जाती है। फिर अगली सुबह अपनी पहली रसोई में वो ढेर सारे आलू मटर की सब्जी, हलवा और पूरी बनाती है। आलू मटर की सब्जी में वो ढेर सारा मक्खन डाल देती है। अब देखना, सब ऐसे खुश होंगे मेरी बनाई हुई इस सब्जी से कि सबका दिल खुश हो जाएगा। कुछ देर बाद वो जैसे ही सब्जी परोसती है तो उसकी खुशबू से सब खुश हो जाते हैं। वाह बहू, आज तो कुछ अलग ही तरह की सब्जी की खुशबू आ रही है। पापा जी, वो मैंने ना इसमें मेरी माँ का दिया हुआ मक्खन डाला है, उसी की खुशबू है। क्या मक्खन? अरे बहू, बेकार में मक्खन डालने की क्या जरूरत थी? मक्खन तो कभी कभार मेहमानों के लिए होता है। अरे माँ, मेहमानों के लिए भी है। इतना मक्खन ही है घर में, राधा की माँ ने ढेर सारा मक्खन दिया है। हाँ हाँ, जानती हूँ, लेकिन वो मक्खन हमें 6 महीने तक चलाना है। हाँ, 6 महीने, ये तो हद ही हो गई। मेरी सास तो मुझे बड़ी ही कंजूस मक्खी चूस लग रही है। उस वक्त वो सब खाना खा लेते हैं, लेकिन राधा तो अपनी आदत से मजबूर थी। अगले दिन वो फिर से वैसे ही करती है। वो फिर सब्जी में मक्खन डालती है, जिसकी खुशबू से उनकी पड़ोसन भी वहाँ आ जाती है। अरे कमला बहन, तुम्हारे घर से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे घर में ही होटल खुल गया हो। होटल नहीं सुशीला, मेरी बहू को मक्खन बहुत पसंद है। सब्जी में इतना मक्खन डालती है कि भैंस को भी शर्म आ जाए। अच्छा, मक्खन तो मुझे भी बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी ना तो बहुत सब्जी खाती थी। राधा बहू, तू मेरे लिए भी मक्खन वाली सब्जी कटोरी में डाल दे। आज तो मैं भी यही खाना खाकर जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं चाची जी, आप यहीं बैठे, मैं अभी डाल देती हूँ। ऐसे तो ये बहू हमारा घर लुटवा देगी, रोज कोई ना कोई चला आएगा खाने के लिए। सुशीला चाची वहीं बैठकर खाना खाती हैं।
अरे कमाल, ये तो सच्ची में मुंह में पिघल रही है। राधा बिटिया, तू तो जादूगर है। और 5-6 रोटी डकार कर चली जाती है। लेकिन इसके बाद अब सास मक्खन को अपने कब्जे में ले लेती है, यानी अब वो उसे अपने कमरे में रखती है, जिस कारण अब राधा को सब्जी तेल में ही बनानी पड़ती है, जिससे उसे खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता और वो बड़ी मुश्किल से खाना खाती है। हाय, क्या दिन आ गए मेरे। अपनी माँ के घर पर मैं बिना मक्खन के खाना नहीं खाती थी और यहाँ तक कि चेहरे पर भी मक्खन लगाती थी। लेकिन ससुराल आते ही मानो सब छूट गया। अब राधा जैसे तैसे करके खाना खाती, लेकिन कमला को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर एक रोज, राधा आज गांव से बुआ जी आ रही हैं, जरा संभल कर सब्जी बनाना, इस बार मक्खन डालना सब्जी में, लेकिन जरा कम। जी माँ जी। राधा इस बात से ही खुश थी कि उसकी सास ने उसे मक्खन में सब्जी डालने की परमिशन तो दी। कमला उसे थोड़ा सा मक्खन कटोरी में लाकर देती है, जिससे वो सब्जी बनाती है। शाम को बुआ गांव से घर आती हैं। अरे रे, मैं तो थक गई इतनी दूर से आकर। कमला गांव से मक्खन लाई हूँ, ले इसे रख ले। हाय मक्खन, बुआ जी दिल खुश कर दिया, लाइए मैं इसे रसोई में रख देती हूँ। लेकिन राधा नहीं जानती थी कि उसकी ये खुशी पल भर की है, क्योंकि उसकी सास उस हांडी को भी अपने कब्जे में ही ले लेती है। राधा रोज रोज कोई न कोई तरकीब लगाती उस मक्खन को हथियाने की, लेकिन सास हर बार उसे इनकार कर देती और अब धीरे धीरे राधा की तबीयत खराब रहने लगी और एक रोज वो चक्कर खाकर बेहोश हो गई, जिसके बाद डॉक्टर को फोन करके बुलाया गया। ऐसा लगता है इन्होंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया, इसीलिए इनके अंदर कमजोरी आ गई है। क्या? लेकिन राधा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? ऐसे तो तुम और भी बीमार पड़ जाओगी। तभी उसके माता पिता वहाँ आ जाते हैं। मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को मक्खन बहुत पसंद है और शायद इसे यहाँ पर मक्खन में बनी हुई सब्जी नहीं मिली, इसीलिए उसका ये हाल हो गया है। ओह अच्छा, अब समझा। कमला, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम मक्खन को भी छुपा कर नहीं रखती ना, तो ऐसा नहीं होता। अब देखो इस बेचारी का क्या हाल हो गया है। अब कमला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू को मक्खन में बनाकर सब्जी देती है और राधा कई दिनों बाद पेट भर कर सब्जी खाती है, जिससे वो जल्द ही ठीक हो जाती है। अब उनकी रसोई में तेल नहीं, हंसी बहने लगी और हर डिश में सिर्फ एक तड़का लगता, वो था थोड़े मक्खन का। मम्मी, आपने कहा था ना मक्खन सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, दिल भी पिघलाता है। अरे मैंने समझ लिया बेटी कि बिना प्यार के रसोई भी सूनी होती है। ओ सास बहू शेफ जी, अब खाना परोस दो, वरना मैं भी तवे पर मक्खन लगा लूंगा। आ रहे हैं राजा जी, मक्खन लगा कर ही परोसेंगे। जिंदगी की रसोई में अगर थोड़ा मक्खन यानी प्यार, समझ और मुस्कान मिला दिया जाए तो हर ताना, हर तकरार स्वादिष्ट रिश्ता बन जाती है, क्योंकि जहाँ मक्खन होता है वहाँ दिल पिघल ही जाते हैं। कृतिका की नई नई शादी हुई थी और आज वो अपने पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके आती है। कृतिका अपने तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए उसके आने की खुशी में उसके सभी भाई पलके बिछाए उसका इंतजार कर रहे थे। लाल रंग की साड़ी में लिपटी कृतिका बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी माँ निर्मला हाथों में आरती की थाली लिए उसके स्वागत में खड़ी थी। हाय, इस हार श्रृंगार में मेरी कृतिका कितनी प्यारी लग रही है, इसे किसी की नजर ना लगे। अरे रश्मि बहू, जरा रसोई से लाल सूखी मिर्च तो ले आ, जरा मैं मेरी बेटी की नजर तो उतार दूं। एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। थू थू थू, इसे कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। कृतिका की भाभी रश्मि रसोई से सूखी लाल मिर्च लेकर आती हैं, जिससे निर्मला अपनी बेटी की नजर उतारती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी और दामाद की आरती उतरवाकर उनका स्वागत करती है। माँ, कैसी हो तुम? पता है मैंने आप सबको कितना मिस किया। हाँ मेरी बच्ची, हमें भी तेरी खूब याद आती थी। हाँ दीदी, आपको पता है माँ जी तो कितनी कितनी देर तक आपके कमरे में बैठकर आपकी टेडी को देर तक गले से लगाए रोती रहती हैं आपकी याद में। सच में मेरी प्यारी माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, अगले 2 दिन तक यही रहूंगी। इसके बाद निर्मला देवी की तीनों बहुएं अपनी इकलौती ननद और नंदोई के लिए खाने में चाय नाश्ता परोसती हैं, जिसे खाने के कुछ देर बाद। अच्छा माँ जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली से बाहर जाना है। 2 दिन बाद हम रश्मि को लेने आ जाएंगे। ये क्या बात हुई दामाद जी, आप अभी आए और आप चल दिए। कम से कम हमें अपनी सेवा का मौका तो दीजिए, लंच करके जाइए। अब अभी नहीं माँ जी, लेकिन जब लेने आऊंगा तब पक्का करके जाऊंगा। ये कहकर करण मीटिंग के लिए निकल जाता है।
वैसे नंद जी, इस साड़ी में ना आप बेहद खूबसूरत लग रही हो और ये ज्वेलरी भी आप पर खूब खिल रही है। थैंक यू भाभी, ये साड़ी मुझे माँ जी ने दी है मेरी मुंह दिखाई पर, और ये ज्वेलरी इन्हीं की पसंद है। ओहो, फिर तो बड़ा प्यार करते हैं नंदोई जी आपसे। हमारी बहन है ही इतनी प्यारी। अच्छा सुन कृतिका, मैं बॉबी टिक्की वाले से तेरी पसंद की टिक्की लेकर आया हूँ। सच में भैया, थैंक यू सो मच। मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। उस रोज सभी कृतिका को घेर कर बैठकर उससे बातें करते रहते हैं। ऐसे ही गप्पे मारते हुए शाम हो जाती। कृतिका की तीनों भाभियां रसोई में जाकर अपनी ननद के लिए मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी और खीर बनाती हैं। रात को सभी खाना खाने टेबल पर बैठे हुए होते हैं। वैसे कृतिका दीदी, आपको अपने ससुराल का खाना पसंद आया? अरे कहाँ पसंद आया होगा, देख नहीं रही मेरी बेटी एक हफ्ते में कैसे सूख कर काटा हो गई है। खाना पीना अच्छा भी होता है तेरे सासरे में बेटी? क्या माँ, मतलब कुछ भी। देखो कहाँ सूख कर काटा हुई हूँ, बल्कि जो ब्लाउज और सूट मैंने अपनी शादी पर बनाए थे ना, वो तो मुझे एक हफ्ते में ही टाइट भी हो गए। और अच्छे खाने पीने की बात करती हूँ, आपको पता है माँ, वहां तो मक्खन की सब्जी बनती है जो खाने में बड़ी टेस्टी होती है। क्या? मक्खन की सब्जी? मखनी दाल बटर नान तो सुना था, लेकिन ये मक्खन की सब्जी तो पहली बार सुनी है। मक्खन की सब्जी? हाँ, मैंने तो अभी तक रसोई में हाथ लगाया नहीं, क्योंकि शादी के बाद ही हम घूमने चले गए और लौटने पर उन्होंने मुझे कोई काम करने नहीं दिया। लेकिन मैंने अपनी जेठानी से पूछा था कि सब्जी कौन सी है, बड़ी टेस्टी है, तो उन्होंने बताया था कि ये मक्खन की सब्जी है। कमाल है बिटिया, मेरी भी उम्र बीत गई लेकिन मैंने आज तक ऐसी सब्जी नहीं सुनी। माँ, मैं चाहती हूँ कि 2 दिन बाद जब वो मुझे लेने आए तो मैं उन्हें मक्खन की सब्जी बनाकर खिलाऊं। तो क्या आपको वो बनानी आती है? नहीं, बताया तो, मैं तो अभी रसोई में जा भी नहीं पाई। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, तू अपनी जेठानी से फोन करके रेसिपी पूछ ले। कैसी बातें करती हो माँ, वो भी क्या सोचेंगे, इसे अभी तक मक्खन की सब्जी बनानी भी नहीं आती। नहीं नहीं, हमें ही कोई जुगाड़ लगाना होगा। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ननद जी, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। हम कल से ही मिशन मक्खन की सब्जी शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक, तू फिक्र ना कर छोटी, मैं सुबह ही बाजार से जाकर बढ़िया सा ताजा मक्खन लेकर आता हूँ। कृतिका के भाई सुबह जाकर ही डेयरी की दुकान में चले जाते हैं और 2 किलो मक्खन उठाकर ले आते हैं। अब देखना कृतिका का कमाल। कृतिका एक कढ़ाई में उस मक्खन को डालती है और गैस फुल कर देती है, जिससे कुछ ही देर में सारा मक्खन सूख जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? कोई नहीं, एक बार और ट्राई करती हूँ। अब वो एक और बार ट्राई करती है। अब वो फिर से कोशिश करती है, लेकिन अब उस सब्जी में भी वो टेस्ट नहीं आता। आप रहने दो दीदी, लाओ मैं ट्राई करती हूँ। ये देखो, ऐसे मक्खन को गरम किया और फिर जीरा डाला और फिर मसाला डाला। अरे ये क्या, ये तो जलने लगा। वो गैस बंद कर देती है और थोड़े से बचे मक्खन को कृतिका को टेस्ट करने को देती है। नहीं भाभी, इसमें वो टेस्ट नहीं है। ये तुम दोनों की बस की बात नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन मक्खन तो खत्म हो गया। अब वो बाजार से और 5 किलो मक्खन मंगवाती हैं, लेकिन आंचल से भी वो नहीं बन पाती। और उसके बाद फिर निर्मला देवी कोशिश करती हैं। नितिन, ऐसा कर, 5 किलो मक्खन ले आ, ये तुम बच्चों के बस की बात नहीं है। नितिन फिर डेयरी पर जाता है। नितिन भाई, क्या बात है, कहीं तुमने भी चुपके से घर में ही डेयरी तो नहीं खोल ली, जो यहाँ से माखन ले जाकर वहाँ बेच रहे हो? लो, अब तो इनको भी हम पर शक होने लगा। जिस हिसाब से मक्खन की सब्जी की तैयारी चल रही है ना, उस हिसाब से तो इस मोहल्ले से क्या, कहीं शहर का ही सारा मक्खन ना खत्म हो जाए। अब निर्मला देवी कोशिश करती हैं, लेकिन वो भी इसमें नाकाम रहती हैं। नहीं माँ, ये वो स्वाद नहीं है जो वहां की मक्खन की सब्जी में आता है। उस रोज सारा दिन उन औरतों का उसी में जाता है। फिर अगले दिन कृतिका की सास रमोला देवी का फोन आता है। बहन जी, कृतिका जब से मायके गई है ये घर भी काफी सूना सूना लगता है, इसीलिए कल हम सब अपनी बहू को लेने आ रहे हैं। अगले दिन कृतिका के घर में सुबह से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ देर बाद उसके ससुराल वाले आते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद वो सब बैठकर बातें करते हैं, जिसके बाद निर्मला देवी अपनी तीनों बहुओं को खाना लगाने के लिए बोलती है। वो सब उसको तरह तरह के पकवान बनाकर रख देती है, साथ ही मक्खन की सब्जी। वो सब खाने बैठते हैं, तभी सास की नजर कृतिका के हाथ पर जाती है। अरे कृतिका बहू, ये तुम्हारे हाथों पर चोट कैसे लगी?
बहन जी, ये पिछले 2 दिन से आपकी पसंद की मक्खन की सब्जी बनाने में लगे हुए थे ताकि जो आप लोगों को पसंद है वैसा खाना बन पाए। लेकिन जैसा स्वाद आपके घर की मक्खन की सब्जी में आता था वो उसे यहाँ आया ही नहीं। इन सब ने मक्खन की सब्जी बनाने में इतने एक्सपेरिमेंट कर डाले कि इस मोहल्ले की दुकानों का मक्खन इतना पिछले 1 महीने में नहीं बिका होगा जितना इन 2 दिनों में बिक गया। अरे बहू, तो तू हमसे फोन करके पूछ लेती। वही तो मैंने भी कहा, लेकिन नहीं, ये बोली इसे शर्म आती है। वो माँ जी, मुझे शर्म आ रही थी कि आप भी क्या सोचेंगे कि इसे अभी तक मक्खन की सब्जी बनानी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है बनाने की, लेकिन थोड़ी सी जल गई। ये सुनकर रमोला जी को बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं अपनी बहू के हाथों की बनी ये सब्जी ही खाऊंगी जो इसने इतने दिल से बनाई है। अब सबने साथ में बैठकर खाना खाया। वैसे ये बताओ, ये मक्खन की सब्जी आपने बनाई कैसे? मक्खन को कढ़ाई में डालकर उसमें नमक, हल्दी, मिर्च डालकर। क्या सच में? क्या हुआ जेठानी जी, आप हंस क्यों नहीं है? चलो मेरे साथ रसोई में, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बनती है। प्रियंका कृतिका को रसोई में लेकर जाती है और अपनी पनीर की बनी हुई सब्जी को पैन में डालकर उसमें ऊपर से मक्खन का तड़का डाल देती है। बस हो गई अब ये मक्खन की सब्जी। ये देखकर कृतिका हंसते हुए अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं भी ना कितनी बेवकूफ हूँ।